नमस्कार। आज हम भारत में मुस्लिम तलाक कानून की जो जटिलताएं हैं उन पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत और फिर भारतीय कानून जैसे 1937 का शरीयत एप्लीकेशन एक्ट और हाँ 2019 का वो अहम एक्ट मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये सब शामिल हैं। जी, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती फैसले भी हैं जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को एक दिशा दी है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इन सब स्रोतों के जरिए ये समझें कि भाई भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए तलाक की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है, खासकर जो हाल में कानूनी बदलाव हुए हैं और अदालतों ने जो बातें कही हैं उनके बाद स्थिति क्या है। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। शुरुआत शायद सबसे ज्यादा जिस पर बात हुई है उस बदलाव से करते हैं, 3 तलाक, मतलब तलाक बिद्दत, जिस पर अब रोक है। लेकिन इसको समझने के लिए शायद पहले ये देखना चाहिए कि पति की तरफ से तलाक के पारंपरिक तरीके क्या रहे हैं, जो हमारे स्रोत बताते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। पहले क्या व्यवस्था थी? तो 2 मुख्य तरीके दिखते हैं। एक है तलाक़े एहसन। जी। इसमें जहां तक मैं समझा हूं पति एक बार तलाक कहता है और फिर इद्दत की एक अवधि होती है, करीब 3 महीने की। हाँ बिल्कुल। उस दौरान पति पत्नी के बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं रहता। अच्छा। और इस दौरान सुलह की गुंजाइश रहती है। जी हाँ, यही इसकी खासियत है। अगर वो चाहें तो सुलह कर सकते हैं, लेकिन अगर सुलह नहीं हुई तो इद्दत पूरी होने पर तलाक अपने आप पक्का हो जाता है। ठीक है। और दूसरा तरीका वो है तलाक़े हसन। हाँ, तलाक़े हसन थोड़ा अलग है। इसमें पति लगातार 3 महीनों के दौरान यानी हर महीने एक बार तलाक कहता है। अच्छा, हर महीने एक बार, 3 महीने तक? जी। और हर बार कहने के बाद अगली बार कहने से पहले तक सुलह का मौका रहता है। तीसरी बार जब वो तलाक कह देता है तब तलाक फाइनल माना जाता है, अगर बीच में सुलह ना हुई हो। तो एक तरह से ये दोनों तरीके, तलाक़े एहसन और हसन, ये सोचने समझने का और सुलह का वक्त देते हैं। बिल्कुल सही। इन दोनों में सुलह की गुंजाइश रखना यही महत्वपूर्ण था। लेकिन एक तीसरा तरीका भी था। हाँ, वही तलाक़े बिद्दत। जी, जिसे आमतौर पर 3 तलाक कह दिया जाता था। इसमें पति एक ही बार में, मतलब एक साथ तलाक 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 बोलकर रिश्ते को तुरंत खत्म कर सकता था। और ये इरिवर्सिबल था, मतलब अपरिवर्तनीय। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी। एक बार कह दिया तो सुलह का कोई रास्ता नहीं, तुरंत खत्म। और इसी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद भी रहा था ना। मैंने पढ़ा है कि कई इस्लामी विद्वान भी इसे सही नहीं मानते थे। बिल्कुल, क्योंकि अचानक होता था, इसमें सोचने समझने या सुलह का कोई मौका नहीं था, इसीलिए ये बहुत विवादास्पद था। और यहीं पर सबसे बड़ा कानूनी बदलाव आया है। हाँ, वो 2019 का कानून, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम। जी। इसने तलाक़े बिद्दत को, मतलब इस तरह एक साथ 3 बार तलाक बोलने को, पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया है। बिल्कुल, गैर कानूनी भी और एक दंडनीय अपराध भी। हाँ, मतलब अगर कोई पति अब ऐसा करता है तो उसे सजा हो सकती है, 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी। जी हाँ, कानून में यही प्रावधान है। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। इसने कानूनी तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। सही। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर पति को तलाक देना है तो उसे वही तरीके अपनाने होंगे जिनमें प्रक्रिया है, जैसे तलाक़े एहसन या तलाक़े हसन, और वो भी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत। और एक और बात याद रखनी जरूरी है, तलाक की प्रक्रिया के दौरान और वो जो इद्दत की अवधि है उसमें पत्नी का रख रखाव, मतलब गुजारा भत्ता, रहने का इंतजाम, ये सब पति की जिम्मेदारी है। अच्छा। और तलाक फाइनल होने के बाद महर की रकम जो शादी के वक्त तय हुई थी, और अगर निकाहनामे में कुछ और वित्तीय शर्तें हैं तो उनका भुगतान भी करना होता है। ठीक है, तो ये तो हुई पति की तरफ से तलाक की बात। लेकिन क्या पत्नी भी तलाक शुरू कर सकती हैं? हमारे स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। शरीयत में पत्नी के लिए भी रास्ते हैं। एक तरीका है खुला। खुला, ये क्या है? खुला में पत्नी अपने पति से तलाक मांगती है। वो कहती है कि मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। अच्छा। और अक्सर इसके बदले में वो अपना महर जो से शादी पर मिला था या मिलना था उसे छोड़ने की पेशकश करती है, या कोई और संपत्ति वापस करने की बात हो सकती है। ये आपसी समझौते पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें शायद एक शर्त है, जैसा स्रोत बताते हैं। हाँ। कि खुला के लिए पति की सहमति चाहिए। हाँ, पारंपरिक रूप से खुला के लिए पति का राजी होना जरूरी माना जाता है। तो अगर पति राजी ना हो तब पत्नी क्या करे? अगर पति खुला के लिए राजी नहीं होता तो पत्नी अदालत जा सकती है, वो कोर्ट से तलाक की मांग कर सकती है। ठीक है।
और कोई तरीका है? जी, एक और तरीका है मुबारत। हाँ, मुबारत का मतलब है आपसी रजामंदी से तलाक। इसमें पति और पत्नी दोनों ही अलग होना चाहते हैं और आपसी शर्तों पर सहमत होकर तलाक ले लेते हैं। इसमें किसी एक की पहल नहीं होती, बल्कि दोनों की सहमति होती है। ये तो शायद सबसे आसान तरीका लगता है अगर दोनों राजी हों। हाँ, अगर सहमति हो तो ये सबसे सहज है। लेकिन अगर पति खुला के लिए राजी ना हो या मुबारत की नौबत ना आए और पत्नी के पास तलाक मांगने की कोई ठोस वजह हो, तब क्या? हाँ, यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण कानून काम आता है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। अच्छा, ये 1939 का एक्ट। जी, ये कानून ब्रिटिश जमाने का है, लेकिन आज भी लागू है और बहुत अहम है। ये कानून पत्नी को कुछ खास आधारों पर अदालत में तलाक की अर्जी देने का अधिकार देता है, भले ही पति राजी न हो। ये तो महिलाओं के लिए एक जरूरी कानूनी सहारा हुआ। बिल्कुल, ये उन्हें एक कानूनी रास्ता देता है। तो ये कौन से आधार हैं जिन पर पत्नी इस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकती है? इसमें कई आधार दिए गए हैं, जैसे अगर पति कम से कम 2 साल से पत्नी का गुजारा भत्ता देने में नाकाम रहा हो, मतलब मेंटेनेंस नहीं दे रहा। ठीक है। या फिर पति 4 साल या उससे ज्यादा समय से लापता हो, कोई खबर न हो उसकी। या पति को 7 साल या उससे ज्यादा की जेल हो गई हो। और एक बहुत बड़ा आधार है पति का क्रूर व्यवहार। इसमें शारीरिक या मानसिक दोनों तरह की प्रताड़ना शामिल है। क्रूरता यानी क्रूअल्टी। जी, इसके अलावा भी कुछ आधार हैं, जैसे पति का नपुंसक होना, या उसे कोई गंभीर लाइलाज बीमारी हो, या वो शादी की जिम्मेदारियां ना निभा रहा हो। तो ये कानून पत्नी को तलाक के लिए ठोस कानूनी आधार देता है। तो मतलब जब मामला कोर्ट पहुंचता है, चाहे वो खुला में असहमति की वजह से हो या 1939 एक्ट के तहत अर्जी दी गई हो, तो फिर प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, मामला फैमिली कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट में जाता है। वहां कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जैसे निकाहनामा यानी शादी का सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, शादी के और सबूत जैसे तस्वीरें या गवाह, और जिस आधार पर तलाक मांगा जा रहा है उससे जुड़े सबूत। और अदालतें फैसला करते वक्त शरीयत के जो नियम लागू होते हैं और जो भारतीय कानून है, जैसे 1939 का एक्ट या 2019 का एक्ट, दोनों को ध्यान में रखती हैं। क्या कोर्ट सीधे तलाक का फैसला दे देती है या सुलह की भी कोशिश होती है? नहीं, आमतौर पर अदालतें पहले सुलह की कोशिश जरूर करती हैं। मध्यस्थता यानी मीडिएशन के लिए मामला भेजा जा सकता है। कोशिश होती है कि अगर रिश्ता बच सकता है तो बचाया जाए। ये तो अच्छी बात है। जी, और एक और चीज जो तलाक के बाद आती है वो है इद्दत की अवधि। हाँ, इद्दत, इसका जिक्र पहले भी आया था। जी, तलाक के बाद पत्नी को करीब 3 महीने तक इद्दत का पालन करना होता है। इस दौरान वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसका कारण क्या है? इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कि अगर पत्नी गर्भवती हो तो पितृत्व का पता चल सके। दूसरा, ये एक तरह का शोक या सोचने समझने का समय भी माना जाता है, ताकि भावनाओं को स्थिर होने का वक्त मिले। ठीक है। और तलाक के बाद के जो बाकी मुद्दे हैं, जैसे मेहर, गुजारा भत्ता और बच्चों की कस्टडी। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। तलाक के बाद, जैसा हमने पहले कहा, मेहर की जो रकम तय हुई थी उसका भुगतान करना होता है, जो निकाहनामे में लिखी हो या अदालत तय करे। हाँ, जो भी स्थिति हो। गुजारा भत्ते का भी प्रावधान है, खासकर 2019 एक्ट के बाद ये और स्पष्ट हुआ है। और बच्चे, उनकी कस्टडी का क्या होता है? बच्चों की कस्टडी के मामले में आम तौर पर, खासकर अगर बच्चे छोटे हैं, तो उनकी कस्टडी माँ को मिलती है। इसे हिजानत कहते हैं, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। अंतिम फैसला हमेशा कोर्ट का होता है, और कोर्ट बच्चे के सर्वोत्तम हित को, मतलब बच्चे के लिए क्या सबसे अच्छा है, उसे ध्यान में रखकर फैसला करती है। पिता को भी मिलने जुलने का अधिकार मिलता है। तो ये प्रक्रिया, खासकर अगर सहमति न हो, तो थोड़ी लंबी और जटिल हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए हमेशा कानूनी सलाह लेना बेहतर होता है। हर मामले के अपने तथ्य होते हैं, और कभी-कभी स्थानीय नियम या कोर्ट के तरीके भी थोड़ा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं उन बड़े अदालती फैसलों पर जिन्होंने इस पूरे कानून को शक्ल दी है। सबसे पहले शायरा बानो बनाम भारत सरकार का 2017 का मामला। इसने तो जैसे सब कुछ बदल दिया 3 तलाक के मुद्दे पर। हाँ, वो केस मील का पत्थर है। शायरा बानो केस
सीधे तौर पर तलाक बिद्दत यानी एक साथ 3 तलाक की संवैधानिकता से जुड़ा था। उन्हें उनके पति ने स्पीड पोस्ट से तलाक भेजा था शायद। जी हाँ, स्पीड पोस्ट से, और उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनकी दलील थी कि ये तरीका संविधान के अनुच्छेद 14 जो कहता है सब बराबर है, अनुच्छेद 15 जो भेदभाव को रोकता है और अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इन सब का उल्लंघन करता है। ये सिर्फ उनके अपने तलाक का मामला नहीं रह गया था, ये एक बड़ा संवैधानिक सवाल बन गया था कि क्या पर्सनल लॉ मौलिक अधिकारों से ऊपर है? बिल्कुल यही सवाल था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठी और 3.2 के बहुमत से फैसला आया कि 3 तलाक असंवैधानिक है। 3.2 से? जी, जो बहुमत वाले जज थे जस्टिस नरिमन, ललित और जोसेफ, उनका मानना था कि ये तरीका मनमाना है, मतलब आर्बिट्ररी है। मनमाना क्यों? क्योंकि ये पति को बिना कोई वजह बताए, बिना पत्नी की सुने और बिना सुलह का कोई मौका दिए एक तरफा रिश्ता खत्म करने की ताकत देता है। इसे महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाला भी माना गया। और एक बहुत अहम बात उन्होंने कही कि ये कुरान के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है और इस्लाम का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये भी कहा कोर्ट ने। और जो 2 जज अल्पमत में थे, नजीर, उनका मानना था कि ये पर्सनल लॉ का हिस्सा है और कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि संसद चाहे तो इस पर कानून बना सकती है। और फिर संसद ने कानून बनाया भी। जी हाँ, इसी फैसले के फौरन बाद सरकार वो 2019 का कानून लेकर आई, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम। जैसा हमने पहले बात की, इसने 3 तलाक को अपराध बना दिया, सजा तय कर दी। और तलाक की प्रक्रिया को भी थोड़ा और औपचारिक बनाया, जिसमें मजिस्ट्रेट की भूमिका और सुलह की कोशिशें शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, और इसने पत्नी के गुजारा भत्ता पाने के अधिकार और बच्चों की कस्टडी के बारे में भी प्रावधानों को मजबूत किया। तो ये दिखाता है कि कैसे कोर्ट के एक फैसले ने सीधे तौर पर एक नया कानून बनवा दिया। शायरा बानो से पहले भी कुछ ऐसे मामले रहे हैं जिन्होंने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर बहुत गहरा असर डाला है। शाह बानो बेगम का मामला 1985 का, वो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है। हाँ, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985, वो तो लैंडमार्क केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 जो गुजारा भत्ता से जुड़ी है, वो सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। मतलब ये कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी अगर वो अपना गुजारा खुद नहीं कर सकती तो अपने पूर्व पति से इद्दत की अवधि खत्म होने के बाद भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। इस फैसले पे तो बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बवाल हुआ था, है ना? हाँ, जबरदस्त बहस छिड़ी थी। पर्सनल लॉ बनाम सेक्युलर कानून। इसके नतीजे में उस वक्त की सरकार एक नया कानून लाई, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986। अच्छा, 1986 का एक्ट, उसने क्या किया? उस कानून ने एक तरह से शाह बानो फैसले के असर को सीमित करने की कोशिश की। उसने कहा कि पति की जिम्मेदारी इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता देने की है, उसके बाद की जिम्मेदारी महिला के रिश्तेदारों या फिर वक्फ बोर्ड की होगी। तो ऐसा लगा कि शाह बानो में जो मिला था वो वापस ले लिया गया। हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगा। बहुत आलोचना हुई इस कानून की भी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर एक और अहम मामला आया, डैनियल लतीफी बनाम भारत सरकार 2001। डैनियल लतीफी? जी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के उसी कानून की व्याख्या की और कोर्ट ने कहा कि 1986 का कानून जो कहता है कि पति इद्दत अवधि के दौरान उचित और न्यायसंगत प्रावधान करे, उसका मतलब सिर्फ उन 3 महीनों का खर्चा नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि पति को इद्दत की अवधि के भीतर ही पत्नी के पूरे भविष्य के लिए एक उचित और न्यायसंगत रकम का इंतजाम करना होगा। मतलब एक मुश्त या किस्तों में जैसा भी तय हो, लेकिन वो रकम ऐसी हो जो उसके भविष्य के गुजारे के लिए काफी हो। अरे वाह! तो एक तरह से 1986 के कानून की ऐसी व्याख्या की गई जिससे शाह बानो वाला अधिकार फिर से मजबूत हो गया। बिल्कुल, उसी कानून के दायरे में रहते हुए उसकी व्याख्या ऐसी की गई कि शाह बानो केस का जो मूल सिद्धांत था वो फिर से प्रभावी हो गया। तो ये तीनों मामले, शाह बानो, फिर 1986 का एक्ट, फिर डैनियल लतीफी और आखिर में शायरा बानो और 2019 का एक्ट, ये एक पूरी कहानी बताते हैं। जी, ये दिखाते हैं कि कैसे समय के साथ कानूनी सोच बदली है, कैसे अदालतों ने पर्सनल लॉ के अंदर रहते हुए भी संवैधानिक अधिकारों को, खासकर महिलाओं के अधिकारों को
जगह देने की, उनको सुनिश्चित करने की कोशिश की है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया रही है। कानून भी बदले हैं और न्यायपालिका ने भी अपनी भूमिका निभाई है। पर्सनल लॉ और संवैधानिक मूल्यों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश हुई है। तो अगर हम आज की स्थिति को समेटें, संक्षेप में देखें, भारत में मुस्लिम तलाक अब भी पर्सनल लॉ से काफी हद तक संचालित है, लेकिन उस पर 1939 और खासकर 2019 के कानूनों का और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का बहुत गहरा असर है। सही। 3 तलाक यानी तलाक बिद्दत अब गैर कानूनी है, अपराध है जी। पति के लिए तलाक देने के तरीके अब सीमित और प्रक्रिया वाले हैं, एहसान और हसन। हाँ। और पत्नी के पास भी रास्ते हैं, खुला है, मुबारक है, और सबसे अहम 1939 एक्ट के तहत कोर्ट जाने का अधिकार है। बिल्कुल। फिर गुजारा भत्ता, मेहर, बच्चों की कस्टडी, इन सब पर भी कानूनी प्रावधान है। और अगर कोई विवाद होता है तो फैमिली कोर्ट या सिविल कोर्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा रेगुलेटेड, विनियमित हो गई है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रक्रिया अब ज्यादा औपचारिक और कानूनी दायरे में आ गई है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है। बताइए। कि ये जो सारे कानूनी और न्यायिक बदलाव हुए हैं, जिन्होंने यकीनन पर्सनल लॉ और संवैधानिक अधिकार, खासकर लैंगिक समानता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है, इनका जमीनी स्तर पर क्या असर हो रहा है? ये अहम सवाल है। समाज पर और व्यक्तियों के जीवन पर इनका असल प्रभाव क्या है? क्या ये बदलाव वाकई महिलाओं को वो ताकत दे रहे हैं जिनकी उनसे उम्मीद थी, या कहीं कोई अनपेक्षित परिणाम तो नहीं आ रहे? हाँ, मतलब कानून बन जाना एक बात है, उसका लागू होना और समाज पर असर होना दूसरी बात। बिल्कुल। और भविष्य में इनकी व्याख्या कैसे होगी, कोर्ट्स इन्हें कैसे इंटरप्रेट करेंगी, ये सब ऐसे सवाल हैं जिन पर लगातार नजर रखने की और समझने की जरूरत होगी। ये बहस अभी जारी रहेगी।